प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ है। तहरीक इंसाफ की नामुकम्मल कमेटी आज पहुंची, तीन लोग सिर्फ पहुंच पाए। उनमें भी तहरीक इंसाफ से सिर्फ असद कैसर साहब थे, साहिबजादा हामिद रजा थे और राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब थे। 3 लोग वहाँ पर पहुँचे और बाकी 5 लोग गैर हाजिर रहे। मसरूफियात की वजह से, कुछ पेशी की वजह से या कुछ और दीगर वजूहात के बिना पर वो इस कमेटी के पहले इजलास में नहीं आ सके। अब इसमें मुख्तसरन जो हुआ है, जो हम तक इत्तलात पहुंची, वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पूरी गुजारिशात रखी हैं इस कमेटी के सामने, अपने मुतालबात रखे हैं और मुख्तसर जवाब हुकूमत की तरफ से ये मिला है कि ठीक है, जो कुछ आप कह रहे हैं अगली मीटिंग में इसको तहरीरी शक्ल में आप लेकर आएँ। तहरीक इंसाफ ने इससे इत्तफाक किया है और 10 दिन का हुकूमत ने प्रपोजल दिया कि हम 2 तारीख को मिलते हैं। तहरीक इंसाफ ने इससे इत्तफाक कर लिया। अब 2 जनवरी को अगली मीटिंग ये होने जा रही है। अब इसमें जो अगली मीटिंग का यानी आज की मीटिंग से निकला क्या है बज़ाहिर, वो ये कि मुलाकात और बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। लेकिन क्या ये आउटकम आज की इस मीटिंग से तहरीक इंसाफ इसको काफ़ी समझ रही है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई है, बहुत अहम मुलाकात है। इसमें किन उमूर पर गुफ्तगू की गई है, ये तमाम चीज़ें हम अभी मौजूद बहस हमारी रहेंगी। तारिक अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं 92 के इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज़ साहब, खुशामदीद। शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप सबको खुशामदीद। तारिक अजीज़ साहब, आज ये मुलाकात जो है, इसमें तहरीक इंसाफ ने तो अपनी तमाम गुजारिशात रखी हैं हुकूमती कमेटी के सामने। क्या जवाब मिला है हुकूमत की तरफ से? क्या खबरें क्या हैं अंदर से? नहीं, बड़ा अच्छा था, बड़ा ठीक था, सब ने उनको वेलकम किया, दोनों बैठे। देखना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो हुकूमत, ये जो अपोजिशन थी तहरीक इंसाफ, ये कहती थी जैली हुकूमत है, 47 की हुकूमत है, इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, इस हुकूमत को नहीं मानते, तो आज बैठ गए। एक बड़ी पेशरफ्त है, मुल्क के लिए अच्छा है। बैठना ही एक अच्छा है। एक पैगाम तो जाता है ना सर, दुनिया में जाता है, बाकी ममालिक में जाता है, बिलखुसूस जो मुल्क यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए तो उनको पता चलता है, उनको सबसे होता है ये अपोजिशन का क्या होगा। तो एक अच्छा पैगाम गया है। जो अद्दर का माहौल था वो भी यकीनी तौर पे बिल्कुल ठीक था, पॉजिटिव था। थोड़ा सा एक दो बातों पे हुआ, जो उन्होंने जब इनको मुतालबात की लिस्ट पेश की, सेम वही मुतालबात हैं जो उन्होंने हमेशा पीटीआई के डे फर्स्ट से हैं, 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, खान साहब के लिस्ट वापसी हो, तो उसके ऊपर हुकूमत ने तयशुदा था कि इसके हमने कोई बहस नहीं करनी, कोई तनकीद नहीं करनी, कोई जवाब नहीं देना। मन ने उन्होंने इत्तफाक किया है और इनको ये मतलब इनका मैंडेट यही था, आज आपने किसी की बेस पे बहस नहीं करनी। पीटीआई की तरफ से यकीनी तौर पर तनकीद भी आई, सख्त मौक़िफ़ भी आया, जुमलों का तबादला भी हुआ, पे हंसी मजाक भी हुई। तो एक इस तरह से उन्होंने कोई जवाब रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है, आपकी बात ये आप लिख के लेके जैसे आपने कहा आप तो देख लेते हैं। एक थोड़ी बात, अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि इसका हिस्सा है, इसाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये एक बात की कि जो मुकदमात आप कहते हैं 9 मई के हैं या इसके हैं, जो ट्रायल हो चुके हैं, जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, तो उसके लिए तो हम मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना, बाकी चीज़ें में बैठ के देख लेंगे। तो यकीनी तौर पे इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव था। लेकिन मुझे एक बात में थोड़ा सा ये है कि जब ये 24 घंटे पहले तो नोटिफिकेशन हो गया था ना कि कल मीटिंग है, स्पीकर ऑफिस से नोटिफिकेशन हो गया, इतलाएँ हो गई। तो ये लोग जो बिजी इतने अली अमीन साहब थे, उमर अयूब साहब थे, सुमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव में उमर अयूब अपोजिशन लीडर है, इनमें से कोई बंदा अवेलेबल नहीं था। तो मेरे स्पीकर ऑफिस से बकायदा तस्दीक की, पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कोई नहीं कहा कि हम अवेलेबल नहीं है, इसको एक दिन आगे कर लें। अच्छा। या सुबह तहरीक इंसाफ की तरफ से इसके टाइम तब्दील करने या दिन तब्दील करने की ख्वाहिश नहीं किया। उनका ख्याल यही था कि अगर आप अवेलेबल नहीं थे, ये लोग, आप किसी की पेशी थी उमर अयूब साहब की, तो वो कहते जी मैं शाम को 3 बजे रखने, 4 बजे रखने में आ जाऊँगा। ये चीफ एग्जीक्यूटिव अपना अली अमीन साहब कह देते, तो उन्होंने कोई ना ये कहा कि वो हम बिजी हैं, टाइम बढ़ा लें, दिन दे, तो उन्हें मान ठीक है जी हम आ जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं हैं। इसके बाद थोड़ा सा हुकूमत का था कि और फिर इसमें दूसरी हैरानकुन बात यह है कि 10 दिन का हुकूमत ने प्रपोजल दिया कि 2 जनवरी को बैठे और तहरीक इंसाफ उस पर भी कोई किसी ने कोई बात नहीं की, मतलब कि भाई कल रख लें या जल्दी रखें। मतलब हुकूमत ये समझ रही थी कि ये कहेंगे डेली बेसिस पे होना चाहिए, इसकी मतलब एक दिन छोड़ के होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। उन्होंने 10 दिन का टाइम था, उन्होंने कहा जी ठीक है जी 10 दिन के बाद 2 को बैठ जाएंगे। अब 2 में तय होना है कि इनकी डिमांड ये जब आएंगी रिटर्न फॉर्म में, तो फिर हुकूमत देखेगी उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। शौकत बसरा साहब, अब ये तारिक अजीज साहब ने पूरे अहवाल बता दिए। अब इसमें 2 चीजें बड़ी हैरानकुन हैं। एक तो ये कि अगर
आज दस्तयाब नहीं थे लोग। अव्वल तो ये इतने अरसे के बाद इतने अहम हो रहे थे, तो इससे ज्यादा कोई और शायद इंपॉर्टेंट चीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए मान लिया कि उमर अयूब साहब की पेशी थी या चीफ मिनिस्टर साहब की जो है वो उनकी भी कुछ कुरम के हवाले से मसरूफियात थी, लेकिन टाइम तब्दील करने की रिक्वेस्ट की जा सकती थी, अगले दिन का रखा जा सकता था, और फिर 10 दिन बाद, अब अगली मुलाकात 10 दिन के बाद हो रही है, और 10 दिन के बाद फिर शायद एक और 10 दिन का वक्त मिल जाए। तहरीक इंसाफ कोई जल्दी में दिखाई नहीं देती, क्या वजूहत है इसकी? असुल्ला भाई, पहली बात तो यह है कि जाहिर है कि अगर वो मिसिंग थे उमर अयूब साहब, आपने खुद ही बता दिया, कहीं पे उन पर साइकिल चोरी के मुकदमे हैं, कहीं पे पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर अदालत में पेश होना, फिर अली बिन गंडापुर साहब की पारा चिनार में जो कुछ हो रहा है वहां पर जाहिर मसरूफियात और चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। दूसरी बात, कोई ये तो जरूरी नहीं था कि तमाम के तमाम लोग पूरे होते, मकसद तो वहां पर जो हमारे मुतालबात हैं वो उनको पेश करने थे, और मुतालबात बड़े क्लियर हैं, वो भी आते तो यही कहना था। नहीं, लेकिन फिर भी वजन बढ़ जाता है ना सर, अगर 5 लोग और होते तो एक जाहिर है इसकी एक न्यूज वैल्यू होती है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, बैरिस्टर गौहर साहब, आपको पता है कि जो आज हमने वो हमारी FIR दर्ज नहीं हुई, तो उसका आज हमने इस्तग़ासा दायर किया हुआ था अदालत में, तो वो वहां पर पेश हुए थे। तो जाहिर है कि इससे बड़ी और कोई तरजीह तो हो नहीं सकती थी। कमेटी में है नहीं भाई। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बैरिस्टर गौहर साहब कमेटी के मेंबर नहीं है। वैसे उन्होंने पूछा तो मैंने बताया है, मैंने पूछा उन्होंने तो बताया है। अच्छा, अब सूरत ये है कि मुतालबात बहुत क्लियर है अब्दुल्ला भाई। मुतालबात यही है कि 9 मई को जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की सरबराही में फिल फॉर बनाया जाए, और दूसरा तमाम वर्कर्स समेत, इमरान खान साहब समेत तमाम वर्कर्स को रिहा किया जाए। ठीक है। और इसमें मेरी गुजारिश सुन लें, कोई हमने कोई इनके साथ ये ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना, या इनको कहना है कि हमें आते जाए और जाते जाएं। और दूसरा तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुज़ाकरात का माहौल होता है। हमने चेयरमैन इमरान खान साहब से जो कमेटी बनाई गई है, अगर वो मुलाकात ही नहीं कर सकती, उनसे इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकती, उनको बता नहीं सकती, तो मुझे बताइए कि मुज़ाकरात की संजीदगी क्या है। और दूसरी बात, तारक अजीज साहब, मैं आपको अर्ज करूं, आज भी हम इनको जाली फॉर्म 47 की हुकूमत हम नहीं समझते, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया समझती है कि ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ये वो लोग हैं जो 17 सीटों के साथ बंदूक के जोर पर जिन्होंने कब्जा कर लिया पार्लियामेंट पे, और उन्होंने अदलिया भी फतह कर ली है। इसलिए मेरे भाई, हम आप जैसे दानिश्वर कहते थे कि बेशक जाली हुकूमत है, बेशक 17 सीटों वाली है, आप इनसे बैठे तो हम बैठ गए। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर, और हम टाइम फ्रेम देने जा रहे हैं, आपने कहा ना कितनी लंबी डेट पड़ गई, अगर 2 जनवरी को जब हम दोबारा मिलेंगे आपके सामने आ जाएगा, इन्होंने उस टाइम के अंदर, ज्यादा हफ्ता या 10 दिन होंगे, अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की सरबराही में जुडिशियल कमीशन ना बनाया, और इन्होंने हमारे इमरान खान साहब समेत तमाम कैदी रिहा ना किए, खान साहब ने तो बल्कि ये कहा था कि सबसे आखिर में बस्ता साहब, लेकिन एक तरफ देखें ना, एक तरफ तो ये अल्टीमेटम है ना जी, कल तक ना हुआ, परसों तक ना हुआ, यानी तहरीक इंसाफ या इमरान खान जल्दी में दिखाई देते हैं कि अगर कल तक, ये इतवार, ये सिर्फ 3 दिन दिए थे मुज़ाकरात को, कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर चीजें नहीं हुई तो हम ये जो है वो तहरीक चला देंगे सिविल नाफरमानी की, उसका पहला मरहला शुरू कर देंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को कोई जल्दी नहीं है, 2 तारीख दी है अगली मुलाकात के लिए, और तहरीक इंसाफ ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, पहली बात तो ये देख लें, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी है, उनका इन मुज़ाकरात से कोई तल्लुक नहीं है। वो हमने कल संडे का ऐलान कर दिया था, खान साहब ने, मुज़ाकरात होते रहेंगे। अगर इन्होंने इस टाइम फ्रेम के दौरान जो हम दे रहे हैं 2 जनवरी को, इन्होंने जुडिशियल कमीशन ना बनाया और हमारे लोगों को रहा ना किया इमरान खान साहब समेत, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो सर 2 से पहले तो ये फैसला ही नहीं है ना, 2 तारीख को तो फॉर्मली आपने अपनी डिमांड्स देनी है लिख के। 2 से पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बताता हूं उसकी वजह, बता अब्दुल्ला भाई, कल हमने, इन्होंने वादा किया है ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत ने, कि जिन्होंने हमें मुसल्लत किया है, जिनके ये जाहिर है नुमाइंदे हैं, उनसे पूछ के हमें बताएंगे। हमने कहा कि हमें फिल फॉर जो कमेटी बनी है, पहले वो खान साहब से मिलेगी
और खान साहब को सारी सूरत जो आज की हुई है वहां पर उनसे सारी बात डिस्कस करने के बाद आज तो हुआ ही कुछ नहीं है सर। क्या बताएंगे इमरान खान को जाके कि 10 दिन का टाइम मिला है, बस 10 दिन के बाद हमने लिख के देनी है, जो आज जुबानी बातें की है लिख के देनी है, बस ये क्या ब्रीफ करेंगे इमरान खान को? मंदोखेल साहब सर मैं वापस आता हूं। मंदोखेल साहब क्या तवक्कुआत हैं आपकी इन मुज़ाकरात से जो आज शुरू हुए हैं? असदुल्ला खान साहब, आपने पूरा गुफ्तगू सुन ली है, सवाल कर लिए है, क्या ये शौकत बसरा साहब इनकी पार्टी कोई संजीदगी आपको नजर आ रही है? आप मुझे बताओ, आज स्पीकर की यहाँ मीटिंग थी, नोटिस जारी हो गए, मीडिया पे आ गए, आज करे फलाने का उधर काम था, फलाने का उधर काम था, फलाने का उधर काम था। फिर आपने सवाल किए, 2 तारीख दिए, उन्होंने कोई मना नहीं किया। अब शौकत बसरा साहब 92 न्यूज पे बैठ के धमकियां दे रहे कि 2 तारीख तक नहीं हो। बाबा नहीं होगा, लिख ले मेरे बात, नहीं होगा। क्या बातें करे बच्चों वाली, 2 तारीख तक होगी, खुद बैठे नहीं है, संजीदा है, 2 तारीख नहीं होगा, मेरे से लिख, नहीं होगा, फिर मुज़ाकरात लिख के मुझसे ले लो कि 2 तारीख से पहले कुछ नहीं होगा। जो तुमने तहरीक शुरू करने दी, नहीं होगा तो फिर मुज़ाकरात नहीं ऐलान कर चुके हो, छोड़ दे इस बात को। फिर नहीं होगे ना, 2 तारीख से पहले कुछ नहीं होगा। कहिए और बोलो, बात करेंगे। ये तरीका तो नहीं होता है कि 2 बात करें के बाद खुद पता नहीं है फलाने को, इसको ये नहीं पता, इसको ये नहीं पता, चुप करके अब अपनी बारी पे बोले। इसको ये नहीं पता गौर खान कमेटी में है कि नहीं है, वो उधर काम है इस्तिखासा। क्या काम है इस्तिखासा का उनका? आप मुझे बताओ, फलानी की पेशी थी तो भाई पेशी थी तो स्पीकर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आज नहीं कल रखो, परसों रखो। सब कुछ हो गया, मीडिया सब हो गया, संजीदा गुफ्तगू हुई है, आप बैठे बात कर रहे हैं। उसके बाद आपकी जो मुतालबात है निराले, 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर, उस पर कमीशन नहीं बनेगा। अगली बात सुन लो, नहीं बनेगा 3 के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि 2 आपकी सीट है। सर ये बताएं ना मंदोखेल साहब, जब क्लैरिटी है और जो आप कह रहे हैं ना सर, मैं सुन लो, मंदोखेल साहब जो आप कह रहे हैं, ये तातारड़ भी कह रहे हैं, ये मैं सवाल ले लेना सर, सवाल ले लें, ये तातारड़ भी कह रहे हैं, यही अकील मलिक कह रहे हैं, यही तलाल चौधरी कह रहे हैं, यही जावेद लतीफ कह रहे हैं कि भाई ये एनआरओ नहीं मिलेगा, रिहाई नहीं मिलेगी, और आप कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा। मुज़ाकरात कर क्यों रही है हुकूमत? आप ये इतना कीमती वक्त क्यों जाए? और बशमूल आपके भी 2 लोग उसमें बैठे हुए, किस लिए? क्या इससे क्या निकल क्या सकता है? देखिए, आपको मैंने शुरू में बोला कि इनकी संजीदगी का अंदाजा आप यहां से लगा ले, कितना हाई लेवल की मीटिंग अपोजिशन और हुकूमती पार्टियों का, वो कहते हैं उधर काम है उधर काम है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, फिर कल की बजाय परसों के बजाय 2 तारीख दे दी, 2 जनवरी, कुछ नहीं बोला उन्होंने। उसके बाद आज की मीटिंग में क्या हुआ? तो मैं ये सोच रही हूं कि आप गैर संजीदगी का यहां से अंदाजा लगा ले, इन्होंने खान को नहीं छुड़ाना है, क्योंकि खान आ गया तो सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, ये वकील है, ये मुझे बता ये भी तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ बहुत कम, ये भी तो मंदोखेल हो सकता है ना कि तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही, या उनको उम्मीद ही नहीं है इन मुज़ाकरात से, इसलिए वो गैर संजीदगी दिखा रहे हैं। उनको पता हो कि भाई इमरान खान इन मुज़ाकरात के नतीजे में तो रिहा नहीं होना, बस ठीक है आप हुज्जत तो तमाम करें। तो फिर उम्मीद क्यों लेके बैठे हुए हैं? फिर मुतालबात क्यों पेश कर रहे हैं? फिर 2 तारीख से पहले आज वाइंड अप क्यों किया है? फिर कमेटी क्यों बनाई है? पिछले 10 दिन से मीडिया पे क्यों चीख रहे हैं हमने कमेटी बना दी, हुकूमत हमसे मुज़ाकरात कर ले? आपको पता है फिरदौस शमीम नकवी इनके एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है, अभी 2 दिन पहले मेरे साथ एक चैनल पे पता है क्या जवाब दिया? बोले हमने अगलों से बात की। मैं आपको ये लाइव शो में बता रहा हूं, हमने अगलों से बात की, अगलों ने बोला नहीं आप हुकूमत के जरिए कर रहे हैं, तो आप हुकूमत के जरिए करें। ये तो हाल है इनका, ये सियासी लोग हैं, इनको अब सियासी लोग कहते हैं। अभी तक एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हैं, आज भी जो एम्पायर के इशारे पे ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। सवाल ये है, इन्होंने इमरान खान को नहीं लिया करना है, तहरीक इंसाफ गैर संजीदा है, और आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ गैर संजीदगी के साथ मुज़ाकरात कर रही है। राइट सर, मंदोखेल साहब इजाजत दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक में लेना चाहता हूं। ब्रेक के बाद वापस आ गए इस नुक्ते पर कि तहरीक इंसाफ क्या इन मुज़ाकरात पर डिपेंड भी कर रही है या नहीं कर रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की बात हो रही है। तारिक अजीज साहब, क्या ये मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ की गैर संजीदगी की वजह यह हो कि वो इस पर डिपेंड ही ना कर रहे हो, या उन्हें लगता है कि वो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि इन मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं है, बस ठीक है हुज्जत तमाम करें ताकि हम कह सकेंगे भाई हमने मुज़ाकरात किए हैं, हमारे मुतालबात नहीं माने गए?
एक और भी खुशहाल बात है आज की जो इजलास में जो है शोधा को जो पाक फ़ौज की फोर्सेस हैं या शोधा हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए निशाते की उनको बड़ा खराज तहसीन पेश किया गया। तो वहाँ PTI की मौजूद लोग बैठे थे तो वो उसमें शामिल थे खराज तहसीन पेश करने में। तो मतलब वैसे भी उनका कोई ऐसा वहाँ पे फ़ौज के ख़िलाफ़ या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनका कोई ज़्यादा मौक़िफ़ सख्त नहीं था। अब आपने ये बात कहा कि उनकी मुज़ाकरात क्यों करें, उनको ये पता है। जैसे मुंदोखिल साहब ने कहा जी इन्होंने वहाँ से बात की थी, वहाँ से पता चला जी आपने गवर्नमेंट से बात करनी है। और यकीनन गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर तो लाजमी बात होता है कि अगर मुल्क में अदम इस्तेहकाम होता है, मुल्क नहीं चल रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं आती है कोई मुल्क में, आप अमन अमान के तो हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपना अपोजिशन को एंगेजमेंट करें, उनके साथ अपना बैठें, बात करें, टॉक करें। तो वो भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। तो यकीनी तौर पे उनकी तरफ से भी ये हो कि कल को ये ऐसा ना हो कि हमने इनसे बात नहीं की है, हमने इनके मुतालबात सुने नहीं, हमने बैठे नहीं हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के मैंने पहले ही बताया, मेरी बात हुई पार्टी के कुछ लोगों से, हुकूमती, तो उन्होंने कहा हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पूरा मैंडेट हासिल है। मैंने उनसे पूछा कि आप जो फैसला करेंगे या कमिटमेंट करेंगे या कोई वादा वईद होगा, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर का जो है मैंडेट हासिल है। तो अब वो भी अपनी उनकी एक ड्यूटी है हुकूमत का, वो अपना काम करें। तो यकीनी तौर पे जो है अपना PTI भी शायद यही चाहती होगी कि कल को हमारे ऊपर ना आए कि हमने बात नहीं की। तो एक बड़ा अरसे से उनका मुतालबा था कि मतलब बात होनी चाहिए, मेरे साथ बात नहीं हो रही तो बैठना चाहिए। एक सिविल सोसाइटी भी, वकला भी और मीडिया भी, कोई भी बंदा हो तो यही कहेगा यार इनको बैठना चाहिए। तो अब ये इल्ज़ाम शायद कोई भी अपने सर पर ना लेना चाहिए कि जी हुकूमत अपने लेके जी हम नहीं बैठने को तैयार, या PTI के जी हम नहीं बैठने को तैयार। दोनों ने अपना जो है ये इल्ज़ाम लेने को तैयार नहीं। तो उन्हें कि यहाँ बैठते हैं, बात करते हैं। अब नतीजा क्या निकलता है वो आप जैसे कि चीज़ें कुछ चीज़ें तयशुदा हैं कि उन पर तो कुछ नहीं हो सकता। जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हुआ है, कुछ लोगों के ऊपर इल्ज़ाम साबित हो गया है, जिनके सज़ाएँ मिल चुकी हैं, उस पर तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर हुकूमत अदालतों में क्या कह सकती है, अदालतों को कुछ कह तो नहीं सकती। इसका कुछ सियासी हल हो सकता है। बाकी जिस तरह शायद PTI की डिमांड आज जो पेश की गई है, आज तो हुकूमत ने उसमें कोई जवाब नहीं दिया। आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना था, उसको भी तो आज के मुज़ाकरात से मिलाकर देखने तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह जिनकी डिमांड है शायद इस तरह से मुमकिन ना हो। ठीक है बसर साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जो कुछ भी बातचीत होगी, जो भी मुज़ाकरात होंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेंगे। यानी PTI के मुतालबात आएंगे, जो हम फैसला करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी या उनको ऑन बोर्ड लेकर उनसे मुशावरत करके किया जाएगा। तो इस तरह से तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा तो पूरा हो ही रहा है ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती थी, और इस्टेब्लिशमेंट अगर वो ऑन बोर्ड होती है तो PTI को यह तसल्ली तो होनी चाहिए ना कि भाई जिनको वो ताकत का मरकज मानते हैं यानी PTI वाले, वो भी ऑन बोर्ड हैं इसमें। इसलिए ये वैल्यूलेस किस्म के मुज़ाकरात नहीं है। अच्छा सुल्ला भाई, आप बहुत इंटेलिजेंट एंकर है, मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूँ। आपने दरिया को ना कूजे में बंद कर दिया। असल में अब वो भी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ बड़े संजीदा हैं। आप मुझे बताएं, वो शहबाज शरीफ जो अपना हल्का हार गया, वो नवाज शरीफ जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया, सदर हारा हुआ, गवर्नर हारे हुए, पूरे का पूरा निजाम जो है आज 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे के सर से हाथ उठा ले, ये निजाम नहीं रह सकता। हर किसी को पता है। अभी ये कह रहे थे तो हमें भी इस बात का पता है कि इन बेचारों ने जाके उनसे वो पूछते हैं तो ये बैठते हैं, वो कहते हैं तो ये उठते हैं। तो जाहिर है जो हमने मुतालबा दिए हैं ये जाके को देंगे कि बताएं सर क्या हमारे लिए हुक्म है, और वो जो हमें इस बात का अंदाजा है। और दूसरा बात, मैं फिर मंदोखिल साहब मेरे प्यारे भाई हैं, उनको मैं बड़ा क्लैरिटी से बता दूं। मंदोखिल साहब 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की सरबराही में जुडिशियल कमीशन तस्लीम करेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आप सच्चे जीते हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम। और दूसरा, आपको तो ये भी करना चाहिए कि लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं कौम को। नहीं, वो तो कह रहे हैं बनेगा ही नहीं कमीशन। देखे ना, नून लीग भी यही कह रही है कि कमीशन बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि सारे फैक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। मंदोखिल साहब ने भी यही कहा कि भाई कमीशन बनेगा ही नहीं, आप जो मांग रहे हैं ये होना ही नहीं है। अच्छा सुने, अगर कमीशन नहीं बनेगा 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की सरबराही में, तो हम ये मुज़ाकरात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात मैं बताऊं, खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? ये बात सर, मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा मैं बताता हूं फिर क्या होगा। जाहिर है हमारे पास इस वक्त जो हमारे पास कार्ड या ऑप्शन अवेलेबल हैं, हमारा एहतजाज हमारा हक है। अभी पहले फेज में हमने ये जो मूवमेंट शुरू हुई है कि रिमिटेंसेस नहीं भेजनी ओवरसीज को, पहला स्टेप ये है। और दूसरा स्टेप आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। तीसरी बात आप देखें
ये जो ख्वाजा आसिफ है फार्म 47 वाला जाली वजीर दिफा, वो कल लंदन में था। आप उसकी जुबान का अंदाजा लगाएं, आप उसकी गुफ्तगू का अंदाजा लगाएं, और जितने इनके तर्जमान हैं जिनका आपने नाम लिया है, वो बेचारे तो ये तो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, और किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि 9 मई वाला और 26 वाला नवंबर वाला जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि उसके बाद इनके पास रहेगा क्या। और मैं फिर बात कह रहा हूं सर, अगर आप अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतने बयानात के होते हुए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, तो ठीक है, चलेंगे। आप ये आपकी खुशफहमी भी हो सकती है, हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, लेकिन बयानात देखें ना तारड़ साहब के, तो पूरे हुकूमत की तमाम लोगों के, भाई रिहाई नहीं होगी, एनआरओ नहीं मिलेगा, जुडिशियल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। सुने अब्दुल्ला भाई, सुने, वो कहते हैं पंजाबी कहते हैं नौकर की ते नखरा की। इन बेचारों की क्या हैसियत है, क्या औकात है? मुज़ाकरात इनसे क्यों कर रहे हैं फिर? ये अगर सुने मेरी बात सुन ले ना, जब ऊपर से हुक्म आएगा, जिन्होंने इनको जितवाया हुआ है, 17 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बनाया है, 25 सीटों वाले को सदर बना दिया है, जब इनको हुक्म आएगा कि बस ये मुज़ाकरात करने साहब बनाना है, ठीक है सर, क्या जरूरत है? चले, हुक्म जहां से हुक्म आएगा वो तो आपसे बातचीत ही नहीं कर रहे ना, जहां से आप हुक्म की तलाश में है या इंतजार में। आपका क्या ख्याल है कि ये उनसे इजाजत के बगैर बैठे हुए हमारे साथ? सही है, चले। मंदोखेल साहब, अब मसला ये है कि आप तय किए बैठे हैं कि जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा, तय किए बैठे हैं कि एनआरओ नहीं देना, यानी असीरान की रिहाई नहीं होनी है, आप तय किए बैठे हैं, तो फिर ये मुज़ाकरात कर क्यों रहे हैं? इस टाइम के ज़िया का फायदा क्या है? असदुल्ला साहब, पहले तो मैंने इस बात पे ये कही है कि उन्होंने कहा कि 2 तारीख से पहले अगर कमीशन नहीं बना तो 2 के तो पहले भी पेशी है, पहली मीटिंग है, यानी दूसरी मीटिंग है, यानी बकायदा पहली मीटिंग है। तो मैंने इस बात पे कहा 2 से पहले तो नहीं होगी, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये वकील है, इतने तो कानून इनको पता होना चाहिए कि इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं, वो स्टेट वर्सेस होते हैं, वो किसी वज़ीर आज़म के किसी तरह के इख्तियारात नहीं होते हैं। आम जो केसेस होते हैं जो रेगुलर कोर्ट में होते हैं, वो अलबत्ता हुकूमत के इख्तियार में होते हैं, दहशतगर्दी के नहीं होते हैं, फौजी अदालत के तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये इस गलतफहमी में ना रहे। दूसरी बात, इनको चाहिए जनरल गैंगस्टर फैज हमीद का दौर, जहां आरटीएस सिस्टम बिठा के नासूर को पाकिस्तान पे मुसल्लत किए, आज फौज खुद भुगत रहा है, इसी वजह से तो अपनी जनरल को फांसी चढ़ा रहा है, क्योंकि उस शख्स ने फौज के अंदर बगावत की इमरान खान के साथ की है। ये इनकी जो टांगे काम रही ना, ये उसकी वजह है सारे। सवाल ये कि ये सारे जो मुतालबात कर रहे हैं, इनसे ये पूछो कि कल तक आप उंगली पकड़ के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे जा रहे हैं, फौजियों से बात कर रहे हैं, फौजी अदालत पसंद नहीं है, सिविलियन से बात नहीं करना है, सिविलियन अदालत पसंद है। ये अभी 2 दिन पहले इनके एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मेरे साथ है, उसने बोला, उन्होंने कहा, मैं नाम लेकर शमीम निकुम डिनाई करते, शो में आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूं। सवाल ये हमें बता रहे हमारी क्या औकात है, अपनी औकात नहीं। ये आईएसआई के दफ्तर पे ऐसे इमरान खान बैठा था जैसे उनकी वालिद मोहतरम का दफ्तर है। कभी आपने किसी वज़ीर आज़म को देखा आईएसआई के दफ्तर पे जाते हुए? गया होगा मीटिंग के लिए, मगर इस तरह फख्र से उसकी कुर्सी पे कभी नहीं बैठा होगा, क्योंकि जनरल गैंगस्टर ने उनको ये यकीन दहानी कराई कि तुम मैं तहयात सदर पाकिस्तान बनाएंगे और मैं तहयात आर्मी चीफ बनाऊंगा, कि ये जो सारे करतूत मैंने किए इसमें इमरान खान और कौन कौन साथ हो सकता है, शौकत बसरा भी साथ होंगे। तो अभी तो इनकी बारी आ रही है ना, ये तो हुकूमत किया, ये तो अभी थूक के चाट रहे हैं। कल तक ये चोर डाकू थे, आज चोर डाकू तो फिर हमसे मुज़ाकरात कर लो। ठीक है जी, बसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर ताकि साहब के बात अब्दुल्ला भाई, मुझे यकीन माने, मंदोखेल मेरा भाई है, मुझे इनकी ना बेबसी पे, इनकी जो सूरत हाल इस तरह तड़प रहे हैं जैसे मछली बगैर पानी के तड़प। क्यों? मतलब पता है ना, वो पल्ले तो है कुछ नहीं, वो हुकूमत में बैठे हैं, क्यों वो तड़पेंगे? अच्छा सुन तो ले, ये बेचारे, इनको पता है इस बात का कि अवाम जो है वो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, पब्लिक में ये जाने के काबिल नहीं है, तो इसलिए ना अब इनको दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो अब इन्होंने वापस जाना है। ये अगले साल, ये 2025 इलेक्शन का साल है, आप देख लीजिएगा, जनवरी में इंशाल्लाह इमरान खान, सुन ले, इमरान खान सब जनवरी में मुल्क से जेल से भी बाहर होंगे और 2025 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। चलिए, आखिर बात लिख लिया, बिल्कुल सही है। मुझे तारिक साहब ये बता दें, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की आज मुलाकात हुई है, मदारिस के मौजू पर आज उनकी गुफ्तगू हुई है या इसके अलावा भी कुछ था?
यकीनी तौर पे इसके अलावा भी कुछ था। बेसिकली ये जो बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी इयादत के लिए गए थे, जो कि उनका एक फ्रैक्चर हुआ पाँव में और 2 माह को छुट्टी के ऊपर थे, तो वापस आए तो उनकी मुलाकात बाकायदा नहीं हुई थी। तो बेसिकली तो उनकी इयादत थी, साथ वफद भी गया था PMLN का, उनकी वफद था। और जब प्रेसिडेंट और PM मिलते तो मुल्क के मामलात भी होते हैं, कानून साजी भी होती है। एक जॉइंट सेशन होना था मुश्तरका, जिसके ऊपर मदारस वाला बिल होना था, तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। बेसिकली सबसे बड़ा इशू वही था कि मौलाना फजल रहमान साहब मसला हल हो रहा है। जी, मसला हल होने जा रहा है। जहर प्रेसिडेंट साहब ने रोका हुआ था, तो आज वो जो भी उन्होंने मसले का हल निकाला। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, काजी मंदुखेल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस, आज फैसला सुनाया जाना था लेकिन इसको मौखर कर दिया गया है 6 जनवरी के लिए। इसकी मुमकिन तौर पर वजूहात क्या हो सकती हैं? फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हाफिज एहसान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान। बहुत सारे बयानात हम देख रहे हैं हुकूमत के, ऐसे बयानात आ रहे हैं जो कि जिन्हें आप खुशगवार बयानात इन मुज़ाकरात के हवाले से नहीं कह सकते। इन मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान इन बयानात की रोशनी में कितना है, एक तो हम इस पर बात करेंगे, और दूसरा आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो है वो आज सुनाया जाना था लेकिन उसको भी मौखर कर दिया गया है। मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आईनों कानून के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद फैसल चौधरी साहब। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर आईनों कानून हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। सबसे पहले आज जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं फैसल चौधरी साहब, मैं कुछ बयानात देख रहा था। मसला तारड़ साहब का बयान है कि 9 मई नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है और मास्टरमाइंड को भी सज़ा मिलेगी। बैरिस्टर अकील साहब कह रहे थे कि ये गलत फहमी है कि मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिल जाएगी। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात किसी के NRO के लिए नहीं हो रहे। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के लिए 9 मई पर माफ़ी मांगने का मुतालबा करेंगे। तो आपको इन बयानात की रोशनी में कितनी तवक्कुआत हैं मुज़ाकरात की कामयाबी की जो आज शुरू हुए हैं? देखिए, असल बात यह है कि ये जो तमाम टोला जिनका आपने नाम लिया है ये स्पॉयलर्स हैं। ये हुकूमत को, ये मुज़ाकरात की ये वो टीम है हुकूमत की जो कि हमेशा से गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते हैं और गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें भी करते रहे। इसलिए इन लोगों को की जो गुफ्तगू है उस पर इतनी तवज्जो देने की मुझे तो ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है कि ये हुकूमत जो है फियर फैक्टर के ऊपर कायम है और वो नहीं चाहते कि एक बहुत बड़ा तबका जो हुकूमत के अंदर है वो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात शुरू हो, टेम्परेचर डाउन हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो समझते हैं कि उनके खात्मे का आगाज़ है। और इसी चीज़ को जो लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और इसी चीज़ को जो है वो अपना एक एजेंडा के तहत वो स्पॉयलर का किरदार अदा करते हैं। आज मेरी मीटिंग हुई है असद कैसर साहब से, हामिद रजा साहब से मुज़ाकरात के बाद, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं वो रखे हैं और 2 नुकात के ऊपर बात हुई है। उसके बाद जो एक हमारे मेंबरान हैं उनके साथ जो ज़्यादती है, जुल्म जारी है, वो उनके ऊपर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको जो है जिस तरह से ट्रीट किया गया है, तो ये सारे मामलात वहाँ पे सामने रखे गए हैं। तो इन मामलात के ऊपर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान की ज़रूरत है, इमरान खान साहब की ज़रूरत जो है वो इतनी शायद नहीं है, वो तो जेल के अंदर बैठे हैं और जेल के अंदर मजीद बैठने को भी तैयार है। लेकिन पाकिस्तान में जो स्टेलमेट है, जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, सियासी मुआशी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आप देखिए हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसमें फैसल साहब जो बुनियादी इश्यूज हैं, जाहिर है उसमें वो तो असीरान की रिहाई का मामला है, मैंडेट की वापसी का मामला है, जुडिशियल कमीशन के क़याम का मुतालबा है। ये बड़े बड़े जो मुतालबात हैं, देखना ये पड़ेगा ना कि हुकूमत उसमें कैसे रिस्पॉन्ड उसको करती है या करने की पोजीशन में है। मगर आज एक 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुनाया जाना था। हाफिज साहब, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है मुमकिन तौर पर इस फैसले के मौखर किए जाने की? बिस्मिल्लाह असद, एक तो ये है कि अदालत के अंदर जब भी कोई चीज़ इस फाइनल कंक्लूजन्स की तरफ जाती है और उसके बाद अदालत अपना फ़ैसला जो है वो तहरीर करती है या उसके बाद फिर अनाउंस करती है,
तो हो जाता है इसके अंदर कि आप कोई डेट फिक्स करते हैं कि फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जो है, लेकिन उस दिन अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट नहीं आती और वो ये कहते हैं कि जी हम इसको कुछ दिन के बाद कर लेंगे, जिस तरह आज भी 6 जनवरी की जो है वो डेट दे दी गई है। तो जब बड़ा केस है, उसके अंदर एविडेंस भी हैं, 35 से ज़्यादा आपके जो है वो विटनेसेस आए हैं, फिर प्रोसिक्यूशन का एक अपना स्टैंस आया है, फिर इसके अंदर ये है कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसकी हद तक भी कुछ चीज़ें हैं, फिर ट्रस्ट की हद तक भी कुछ चीज़ें आई हैं। तो एक मेरा ख्याल है कि एक लेंथी जो है वो जजमेंट डेफिनेटली आएगी और इन सारे एरियाज़ को दोनों साइड्स के ऊपर जो है अगर वो प्रोसिक्यूशन की फेवर के अंदर आती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि किस तरह वो प्रोसेस 2018 से बैरिया टाउन का जो है वो फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स वाला स्टार्ट हुआ और किस तरह ये ज़मीन जो है वो अप्रैल 2019 के अंदर मच प्रायर टू द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। फिर उसके बाद 2019 के अंदर जो कैबिनेट की मीटिंग है उससे पहले जो है वो डील जो है वो साइन कर दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोसिक्यूशन का आएगा। दूसरा डिफेंस का इसके अंदर ये आ सकता है कि डेफिनेटली अगर कैबिनेट का कोई फैसला आता है तो उसकी लीगल प्रोटेक्शन किस हद तक है, या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसको किस हद तक एक्सप्लेन करते हैं, या जो उनके खिलाफ उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स आए हैं उनके मुतालिक है। चूँकि तकरीबन मेरा ख्याल 65 के करीब ऐसे सवालात थे जो 342 की स्टेटमेंट के अंदर आए हैं, उसको वो किस तरह एलेबोरेट करते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है, हाँ, एक चूँकि इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इस वक्त हैं तो उसके अंदर ये हो सकता है कि जी आपकी निगोसिएशंस चल रही हैं और उसके अंदर 10-12 दिन के अंदर हो जाती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि 10-12 दिन के अंदर जो आपका पॉलिटिकल डायलॉग का प्रोसेस है असद इसने मुकम्मल नहीं होना, क्योंकि अभी भी आज देखें ना, तो अगली मीटिंग ही 10 दिन के बाद हो रही है। देखें ना कि उसके अंदर ये है कि आज इनके कुछ लोग ये नहीं थे, फिर उसके बाद ये है कि चार्टर ऑफ डिमांड आएगा, फिर उसके टीओआर्स बनेंगे, फिर उन टीओआर्स के अंदर कुछ लीगल मैटर्स आएंगे कुछ, तो वो उसके अंदर वो टाइम लग सकता है। तो उसको इस आज की जो डेफर हुआ है इससे मेरा ख्याल है कि इससे जोड़ना मुनासिब नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट है, वो जज साहब ने आज क्लैरिफाई कर दिया है और उस क्लैरिफिकेशंस के बाद अगर 6 को वो फैसला आता है तो जो भी फैसला आएगा। चलिए 190 मिलियन की जो बात कर रहा हूं फैसल चौधरी साहब, इसमें सलमान सफदर साहब कहते हैं कि ये केस बड़ा सिंपल है, इमरान खान या उनकी अहलिया किसी भी लिहाज से इसकी बेनिफिशियरी नहीं है और एक भी पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया, और अगर ट्रस्ट की बात है तो ट्रस्ट की भी ना जमीन बेची जा सकती है, ना उसमें जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी उसको बेच सकते हैं या उसको से कोई बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये वाकई इतना सिंपल केस है? देखिए, लीगल मेरिट के ऊपर तो असद ये बिल्कुल केस है ही नहीं। उसकी वजह है कि ना तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो कि पेश किया गया है उसके मुताबिक ना तो क्राइम प्रोसीड साबित होती हैं, ना ही मॉनेटरी गेन साबित होता है इमरान खान साहब का या बुशरा बीबी का कि उन्होंने कोई मॉनेटरी गेन किया हो। एक टके का, एक ढेले का जो है वो मामला है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें एनसीए के सामने कभी क्लेमेंट नहीं रही कि ये पैसे हमारे हैं, ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कभी उस मुआहदे का हिस्सा रही है। तो वो एक मलक रियाज और उनके दरमियान एक मुआहदा था जो कि जाहिर है वो पैसे जो हसन नवाज शरीफ ने जब प्रॉपर्टी बेची उनको 9 रुपये की प्रॉपर्टी 18 रुपये की बेची, तो वहाँ पे तहकीकात हो गई कि ये इतनी प्रॉपर्टी महंगी कैसे बिकी गई है और क्यों ली गई। तो पनामा पेपर के बाद दुनिया भर में ये लॉज बने हैं, तो इंग्लैंड में भी नेशनल क्राइम एजेंसी में ये बना है और उन्होंने ये जो पैसे हैं इनकी तहकीकात जो है वो अब करते हैं। तो अली रियाज साहब जो हैं वो इसको नहीं मुतमईन कर सके, तो वो पैसा वापस पाकिस्तान में आना था, लेकिन ये है इंडिविजुअल प्रोसिक्यूशन ये भी नहीं साबित कर सकी कि ये हुकूमत का पैसा है, यानी अगर ये क्राइम प्रोसीड से और वापस आए हैं तो वो भी नहीं साबित हो सका। तो बिल्कुल सलमान सफदर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये खालिस्तान सियासी बुनियादों पे बनाया हुआ एक मुकदमा है जिसकी कोई वक़्त नहीं है। मेरे तो क्योंकि जेल में ये अलकादर ट्रस्ट है, दूर दराज का एक गाँव है, वहाँ पे ये बन रहा था। उधर तो हमने पहली दफा में देखा वो नीचे खाइयाँ हैं जहाँ पे ये बनाया गया, और उस वक्त मतलब रियाज साहब का ये है कि कंस्ट्रक्शन उनको क्योंकि स्पेशलिटी होती है, वो तो अब तो दुबई में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सही है लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है। तो आप समझते हैं कि इसमें पर्सनल गेन कोई नहीं है? बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब, क्या पर्सनल गेन है इसमें इमरान खान या बुशरा बीबी? नहीं, देखें फैसल ने तो बड़ा सिंपल सा इसको सारा कर दिया है। सिंपल नहीं है, हालांकि सिंपल है नहीं है ये। अच्छा। इसके अंदर जो है, इसके अंदर असद 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, इसकी क्रोनोलॉजी ऑफ द फैक्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो इनिशिएट हुआ वो 2018 अगस्त से स्टार्ट होता है
और उस तरफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट एक चेंज आती है। उसके बाद जो फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स है, जो उनका 2003 का लॉ है, उसके अंदर उस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है और वहाँ के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये तो कहते हैं ना कि जी प्राइवेट एक डील, अगर प्राइवेट डील होती तो ये मामला एनसीए का होना ही नहीं था। उस मामले को जब इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जाए गए और उन्होंने वहाँ पे उसको कंसीड किया, और जब कंसीड किया तो जो एनसीए का लॉ वो ये कहता है कि वो जो पैसा है, जो ये क्राइम प्रोसीड या मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम प्रोसीड्स है, ये वापस उस मुल्क के अंदर चला जाएगा और उस मुल्क के अकाउंट के अंदर जाएगा। ये किसी की जो सिविल लायबिलिटी है उसकी ट्रांसफर या एडजस्टमेंट में नहीं आएगा। अब उसके अंदर 2019 के अंदर कई इवेंट्स आते हैं। 2019 के अंदर एक इवेंट ये आता है कि जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली जमीन थी उसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट को देने थे, वो देखे ना कि वो एक मार्च के अंदर एक वो ऑर्डर आता है और मैं ये समझता हूं कि वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सीड ऑफ अथॉरिटी किया कि जब एक मामला ही इलीगल था और एक फर्स्ट जजमेंट वो जज दे गए थे तो इंप्लीमेंटेशन के अंदर सेटलमेंट होनी नहीं चाहिए थी कि अगर किसी शख्स ने लॉ की वायलेशन, तो एक अलग केस है ना, बिल्कुल एक अलग केस ना देखे ना कि वही वो तो केस है। चलिए वो 450 ये है कि वो जो सेटलमेंट थी उस सेटलमेंट के अंदर इंस्टॉलमेंट पे बात आई और उसके अंदर ये कहा गया कि 25 अरब आप अभी दें। अब वो जो अकाउंट था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर था उसकी रोशनी के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो एक अकाउंट जो था वो नेशनल बैंक या स्टेट बैंक वहां पे खुला। अब वहां पे जब खुल गया तो उसके अंदर वो पैसे जाने थे और वो पैसे जाने थे कि जो उसकी एक प्राइवेट सेटलमेंट थी विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये जो मामला आया, ये पैसे उसमें नहीं जा सकते थे, ये सेटलमेंट होगी, आप ये कह रहे हैं ना। मैं ये कहता हूं कि उससे पहले अप्रैल के अंदर जो है ये जो अलकादर ट्रस्ट की जमीन है इसको ट्रांसफर किया गया और उस वक्त उस ट्रस्ट की एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं थी। फिर उसके बाद जो एनसीए के अंदर आया, जो बैरिस्टर शहजाद अकबर थे, ये जो एनसीए की डील हुई है बैरिया टाउन के साथ जिसमें पैसे आने थे, वो एज ए विटनेस उन्होंने साइन किया और एज ए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पर वहां पर गए हैं कि जी इन्हें अब वहां पर हुआ ये है कि आपने वो पैसा जो पाकिस्तान के अकाउंट 1 के अंदर आना था, जो एक क्राइम प्रोसीड थी मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने उसको एडजस्ट करवाने की कोशिश की, जो आपकी एक सिविल लायबिलिटी बहरिया टाउन की, ये बेनिफिट देने की कोशिश की। लेकिन सही है सर, यहां तो ठीक है बात, यहां नहीं है। बुनियादी सवाल तो वही है ना, बुनियादी आगे है ना, बुनियादी आगे ये है कि क्या पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट जो है वो उस चीज को जिसको आपने 6 नवंबर 2019 को आपने अप्रूव कर दिया उसकी रिट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल दे सकती है। कैबिनेट ने तो अप्रूवल आपको वो देनी है कि जो आपका फ्यूचरिस्टिक है। अब वो कैबिनेट के अंदर जब मामला आया है तो आपका जो रूल 16, 17, 18, 19 है, जो 1973 का रूल्स ऑफ बिजनेस है, उसको बाईपास किया गया। उस लेटर को जो है आपने खोला नहीं है, हालांकि कई मिनिस्टर्स ने वहां पे कहा गया और उन्हें कहा गया कि नहीं इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी है, हम इसको ओपन नहीं करेंगे। अब उसके अंदर यह है कि आपका यह है कि क्या ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है? बिल्कुल ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। क्या कैबिनेट जो है उसको बाईपास करके इस तरह के फैसले किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं किए जा सकते। क्या कैबिनेट का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक ऐसा फैसला है जो आप कह रहे हैं कि भले ही उन्होंने जाती तौर पर इसे को पर्सनल गेन ना किया हो, लेकिन फिर भी ये इलीगल तरीके से किया। एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी आया, एक एक्सीड ऑफ अथॉरिटी आया कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ये करप्शन का केस नहीं। अच्छा, अब उसके अंदर ये नहीं सेक्शन, अब उसके अंदर ये है कि जो रेसिप्रोकल उस चीज के अंदर आया है कि चाहे वो मामला जो है वो आपका, हालांकि उस वक्त ट्रस्ट के अंदर नहीं था जब ये 458 कनाल जमीन जो ट्रांसफर की गई एक प्राइवेट शख्स को और उसको फिर वो ट्रस्ट का हिस्सा बना और वो ट्रस्ट जो है फिर आपने बाद के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड करवाया। तो एक चाहे वो एक आपका आया रेसिप्रोकली उस एक ट्रस्ट की तरफ आया है, बट वो सारी चीजें आपको corroborate करती हैं जो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या एज ए कैबिनेट जो है, अगर आप किसी इंडिपेंडेंट उस काम के लिए जा रहे हैं कि जो पब्लिक ट्रस्ट के अंदर है, लेकिन उसके अंदर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी नहीं आनी चाहिए। और मेरा ख्याल है यही वो केस है जिसके अंदर जो है वो आपको फिर एक फैसला महफूज है। देखते हैं क्या आता है। एक और मामला, फैसल साहब, जस्टिस मंसूर साहब मुसलसल खत लिख रहे हैं, कभी वो चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं, कभी वो जुडिशल कमीशन को लिख रहे हैं, कभी वो आईनी बेंच को लिख रहे हैं। जमाल खान मंदुखेल साहब को भी खत लिखा उन्होंने पिछले दिनों में। एक खत उन्होंने फिर लिखा है और वो कह रहे हैं कि जी आईनी बेंच के लिए जजेस का मयार, अगरचे उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया और फिर उन्होंने फैसला कर दिया, 6 महीने की तौसीह दे दी है जुडिशल इसको आईनी बेंच को, लेकिन वो कहते हैं कि आईनी बेंच के लिए जजेस का मयार उनके आईनी तशरीह वाले फैसले होने चाहिए कि किसने कितने आईनी तशरीह के फैसले कर रखे हैं उसकी बुनियाद पर और कैसे कर रखे हैं उसकी बुनियाद पर आईनी बेंच तश्कील पाना चाहिए। आपके ख्याल में ये राय कैसी राय है?
नहीं, दुरुस्त बात है, करना तो इसी तरह चाहिए। अगर आपने आईनी बेंच बनाना, पहली तो बात यह है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट के 17 के 17 जज आईनी बेंच में होने चाहिए। मनोहर साहब ने अच्छी तजवीज दी थी, तो उस पर अमल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक मैं बस जुमला कहूंगा, जो हाफिज साहब ने कहा है कि अल्लाह करे हाफिज साहब को इस सारे अलकादर में कोई जुर्म भी साबित हो जाए। अभी तक तो कहानी नजर आई है मुझे तो, और जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है वो भी पढ़ लें, उसमें ऐसी कोई बात ना साबित हो सकी है ना है। बाकी रही बात ये है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है एज अ प्राइम मिनिस्टर। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी तब होना, पहले हुकूमत का पैसा तो साबित होना। पैसों पे साबित हुआ है तो वापस आए है ना। अगर एफएसएल की बात ही नहीं है तो फिर तो एनसीए का केस ही कोई नहीं है। फिर वो केस जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहां पे क्यों जाके कहा कि आप हमें वापस करें, और वो लॉ तो फिर अप्लाई ही नहीं करता जी। हुकूमत पाकिस्तान कभी गई ही नहीं वहां पे एनसीए के सामने कि ये हमारे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसका कोई सबूत नहीं है, ठीक है ना जी, इसका कोई सबूत नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें पार्टी थी। और 20 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा है सुप्रीम कोर्ट में इन पैसों के ऊपर, आप समझ रहे हैं। तो फिर ये तो पब्लिक गेन का केस है, पब्लिक लॉस का तो केस ही नहीं है। यानी इन पैसों के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरेस्ट कमाया है, मुनाफा कमाया है। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट हो या कोई हो तो पाकिस्तान में ही है ना। ये वाइड केस है। अगर गवर्नमेंट गई नहीं थी तो फिर कैबिनेट के अंदर इस फैसले को लेके आए क्यों थे? सर वो इसलिए है कि आपने जब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होनी है तो आपको कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत होगी ना। तो बाकी जितनी हो रही है उनके लिए नहीं है। सही है, चलिए सही है। आप अगर मेरे पैसे से बाहर से आते हैं, ठीक है, तो फिर आप हैं उसको ये तो कहें ना कि मैं अपने पैसे। अच्छा, वैसे इसके अलावा आज तक कैबिनेट ने कोई इस तरह की अप्रूवल दी लेकिन वो जितने पैसे आए हैं वो पूरे के पूरे पैसे जो हैं वो मध्य पाकिस्तान की कस्टडी में तो हैं। उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि आप इस अकाउंट से उठाएं, उस अकाउंट में डाल दें, रेक्टिफाई तो हो सकता है। आप एक आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की कैबिनेट को यह मुनासिब था कि एक ऐसी चीज जो है जिसको आपने अंधेरे में रख के एक ऐसी सिविल लायबिलिटी की तरफ एडजस्ट करवाने फैसल साहब का जुमला सुन ले जी। फैसल साहब क्या जुमला कहा आपने? हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट्स में आए ना, कौन सा मेरी और आपके अकाउंट में आए ना। अगर अगर वो आते तो केस ही ना बनता। तो लायबिलिटी जब तय करे तो सुप्रीम कोर्ट कहती है हमने नहीं लेने, आप वहां पे ले जाएं। तो बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने उधर ही भेजा है, या तो वापस किया मन आज को एनसीए को वापस कर पहले आ जाते ना, वहां ना जाते उस चीज के अंदर। लेके आ जाते। 190 मिलियन पाउंड इतनी खतीर रकम पाकिस्तान में कभी आई है? नहीं, हमारे यहाँ तो 33 इस पर जरा कमेंट कर, इस पर जी बताइए, इस पर कमेंट कर दें। जी बाहर से पैसा जो है, यहाँ से पैसा ले जाए, एवन फील्ड खरीद लें, वो ठीक है। वहां से पैसा नहीं, अभी सिर्फ बात कैबिनेट। चले, मैं जो पहले सवाल कर दूसरे मौजू पर मैं आ गया था, आईनी बेंच। मैं एक कह लूं असद, आपकी इजाजत कह लीजिए सर। जो ये मजाक है ना 26वीं तरमीम के बाद अदलिया के साथ, ना तो अदलिया जो है पाकिस्तान के शहरी हकूक को या आईनी हकूक को वो कर सकती है, इस वक्त वो प्रिजर्व कर सकती है। अदलिया को बिल्कुल इस पूरे सिस्टम में ट्रैकोटमी ऑफ पावर में तो अबेंडन कर दिया गया है। इसीलिए ये सिस्टम नहीं चल रहा, चाहे वो मुआशी मामला हो, सियासी मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, ये मामला इसीलिए नहीं चल रहे। इसलिए मिलिट्री कोर्ट से आपने सजाएं दी हैं। कल यूरोपियन यूनियन ने आपको कहा है कि एक तरफ आप हमसे ये रायते लेते हैं, आपने हमारे 27 माहदे साइन किए हुए हैं, और फिर आप दूसरी तरफ जो है वो अपनी सही है उनको जो है वो करते हैं। तो ये मामला जो है ये अनएक्सेप्टेबल है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। तो इस मामले को कर तो देर से सवेर से मंसूर शाह साहब ने कहा है कि वो बेहतर उनका एक तजवीज़ है, लेकिन मैं तो ये 26वीं आईनी तरमीम जो आईनी बेंच बनाया है या ये मामला है, ये तो तासुब सुप्रीम कोर्ट में ही हो गया ना। आधे जजेस के पास पावर्स हैं, आधे जजेस के पास है ही नहीं। तो ये तो आपने वहां पे तासुब कर दिया। ये जो बिल्कुल सही है, ये जो तजवीज है जस्टिस मंसूर अली शाह की, ये क्या नामुनासिब तजवीज है कि भाई देखा तो जाए कि आईनी बेंच बना रहे हैं, उनकी जो है वो अब ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। अब ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान का 1947 से लेके 26वीं आईनी तरमीम तक आज तक कभी ये फैसला नहीं हुआ कि बेंचेस को तश्कील करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए।
और वो क्राइटेरिया सिर्फ एक ही था, और वो था पाकिस्तान का चीफ जस्टिस या उसके चंद फेवरेट लोग जो थे, मास्टर ऑफ द रोस्टर। वो मास्टर ऑफ रोस्टर कभी बनता है, कभी नहीं बनता है। अब वो इतने साल तो 76 साल तो वो हुआ नहीं है कि जिसके अंदर ये हुआ हो कि जी ये हाई कोर्ट्स के अंदर क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अब अंदर अगर है। बन जाए तो क्या नहीं, हर्ज है? अब बात सुन लेना। अब उसके अंदर ये है कि अभी तो 60 दिन नहीं हुए आपकी 26वीं आईनी तरमीम को, और बकौल फैसल पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी हाल खराब हो गया है, जुडिशरी भी 130 पे थी, अब शायद 140 पे चली गई होगी। तो ये ऐसी बात नहीं है, हमें ग्राउंड फैक्ट्स को मानना चाहिए। अब उसके अंदर यह है कि आपने 26वीं आईनी तरमीम बहुत सारी पार्टीज को कंसल्ट करके की, इंक्लूडिंग पीटीआई जो थी, और पीटीआई इसका प्रोसेस थी। अब फैसल उसका प्रोसेस नहीं थे। अगर उस प्रोसेस के अंदर होते तो ये उन्हें जाने ही ना देते कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ क्यों जा रहे हैं। ये एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये सारी चीजें जो थी एक ब्रॉडर कंसेंसस की तरफ आप गए। अब जो जस्टिस मंसूर बार बार चीजें लिख रहे हैं, मैं समझता हूं एक अच्छे आदमी हैं, एक अच्छे जज हैं, रीजनेबल आदमी है, लेकिन जिस तरह के बार बार वो लेटर लिख रहे हैं वो उनका मनसब उन्हें इजाजत नहीं देता। कभी वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कहते हैं कि जी आप इन 26वीं आईनी तरमीम को फिक्स कर। इसका मतलब यह है कि आप अपना इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं, और आप वो इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं, उन्होंने ये तो अच्छा, कहा नहीं कि सुन मुझे ले, आप बनाएं। वो तो कह रहे हैं कि जी क्यों बनाए ना, आईनी तशरीह। मुझे ये बताएं नहीं, कि पाकिस्तान कि का सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज जो है वो आइन के ताबे है। आप माने या ना माने, आपकी मर्जी है या नहीं है, लेकिन जो नहीं, मगर जिस जज ने सारी उम्र एक आईनी फैसला ना दिया हो या लिखा नहीं, हो, उस आईनी उसकी निस्बत वो वाला जज उसने लिखा हो। नहीं, अब ये पिछले 5-7 साल के अंदर जो है, अगर इन जजेस को मौका ही नहीं दिया कि आपने ये फैसले करने हैं, तो क्या इनकी डिस्क्वालिफिकेशन है? आप पिछले 5-7 साल के अंदर जो जज लगते थे, और क्या जो उन्होंने आईनी फैसले किए हैं, आप उन आईनी फैसलों को समझ देंगे ठीक है? क्या 63A का आईनी फैसला ठीक है? क्या उसके बाद जो आपने फैसला किया, सुन ले ना, सुन ले फैसला, एक सेकंड सुन ले, क्या उसके बाद जो आपने 62(1)(f) का मेरे पास फैसला वक्त किया, खत्म हो गया, क्या प्राइम मिनिस्टर जो घरों को भिजवाए गए, आखिरी ले लूं मैं। ना सुन ले ना, टाइम ही खत्म हो गया ना, कैसे सुन लूं मैं? तो अब ये है कि अगर वो आए हैं, वो फैसले करेंगे, उन फैसलों पे आप तनकीद करें, लेकिन ये कह देना कि जी मैंने चूंकि बहुत ज्यादा किए थे तो मुझे आना चाहिए और इसने नहीं किए, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं। लास्ट कमेंट। बिल्कुल, मंसूर अली शाह का मनसब ये इजाजत देता है। काजी फायजी साहब भी लेटर लिखता था, तब भंगड़े पकड़ते डाले जाते हम थे। तो उस वक्त भी कहते थे ठीक नहीं है, नहीं, हम तो उस वक्त भी नहीं कहते थे कि आप रिकॉर्ड पेश करें, आपने कब कहा है? नहीं, जब भी बात ऐसी हुई आप पूछे तो सही ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज का प्रोग्राम था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।